गुड मॉर्निंग। देखो, आज हमको पंडित जी घर से निकल रहा था तो एक पंडित जी ने मेरी कुंडली देखी और बोला कि आज बच्चों को नया चैप्टर शुरू कराओ। तो बोलो आज नया चैप्टर शुरू करें क्या? वेरी गुड। तो आज नया चैप्टर शुरू करेंगे एलएलपी। बेटा कॉपी करना शुरू करो, मुंह नहीं देखना, ये नोट्स लिखा हुआ है इसका। सब लोग वेट कर रहे हैं कि टीचर कुछ बोले तब हम करें, नहीं तो चाहे ना करें। हाँ बेटा, अभी तो बोला ये कॉपी करना है। क्या मोबाइल में पीडीएफ शेयर करूं क्या इसका? हाँ, यहाँ से भी कर सकता है, मोबाइल में भी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ तो किसी को बच्चे को अगर कोई किसका ऑडियो ऑन है। हाँ, नया चैप्टर नहीं बेटा, एलएलपी पहले शुरू किया है क्या? रुको एक मिनट, बात करेगा तो 2 मिनट रुकना, पहले सारा चीज पहले बता दो, पहले पीडीएफ शेयर करने दो ग्रुप में। और बाद में अगर कोई बच्चा बोला कि भैया एलएलपी का पीडीएफ शेयर कर दो, खून कर देगा मुझका। अभी शेयर कर रहे हैं। अभी शेयर कर दिया ये पीडीएफ। जिसको मोबाइल से देख के लिखना है वो मोबाइल से भी देख सकता है। मिला क्या ग्रुप में? जाएगा जाएगा, 2 मिनट रुको, अभी गया होगा देखो। यूनिट 6, अरे बेटा यूनिट 6 के लिए 2-3 पेज छोड़ दो। यूनिट 6 बाद में लिखा देगा, बोला तो आज पंडित जी बोले नया चैप्टर चालू करने के लिए। यूनिट 6 लिखाना ही तो है, वो तो ऑनलाइन भी लिखा देगा, कोई टेंशन नहीं है। 8 ये एलएलपी एक्ट जो है 8 2008 का है। किसी को ईयर देखना है तो मतलब लिख देगा यहाँ पे। हाँ, 2-3 और है, देखो तुम लोग का इंस्टीट्यूट नया अमेंडमेंट निकाला भी दिखाएगा, उसमें से 5-6 चीज और निकालना है, ज्यादा नहीं है, बस खत्म है। बहुत छोटा। बाकी एलएलपी और पार्टनरशिप तो कब शुरू होगा कब खत्म होगा मालूम ही नहीं चलेगा। बस जो बड़ा और वेटेज हैवी वेट वाला चैप्टर था वो खत्म हो गया। अभी चिंटी मिंटी चैप्टर बाकी है 3-2। ये चैप्टर क्लास में लर्न भी हो जाएगा और ये भी। भैया यूनिट 6 का कितना पेज छोड़े? बोला 3 पेज छोड़ दो, 3। और किसी का हैंडराइटिंग ज्यादा फैला हुआ है तो 4-5 पेज छोड़ दो। एलएलपी, रन एलएलपी 4 है, 4 या 9 है वो, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन। बेटा ये लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में FILLIP। ये है फॉर्म 3, ये है फॉर्म 8, ये है फॉर्म 11। कौन सा? ये 80 सेक्शन 4 शेड्यूल 2009। अरे रोशन अभी तो बोल दिया, सारा तो नंबर बोल दिया मैं आके। आज अभी धीरे धीरे बच्चा लोग आ रहे हैं, आप लेट पढ़ा, नॉनसेंस। भैया आप गायब हो जाओ, लो यार लो। ओ यहाँ तक हो गया लिखना।
स्टार्ट किया अभी। देखो किटी पार्टी मना के नहीं लिखना है, और मोबाइल में भी दे दिया है, जिसको दिक्कत हो रहा है। कौन 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 रैपिडो चलाते फ्री टाइम पे? नालायक। सब हाथ में है। जो लोग धीरे धीरे लिख रहे हैं वो लोग को हम बता दें, हम ग्रुप में पीडीएफ भी शेयर कर दिया है, तो थोड़ा तुम लोग फास्ट लिखो, वरना पीडीएफ से लिखो, ज्यादा सुलझा के लिए लिखना है। यूनिट 6 वैसे तो किताब में हम बहुत समराइज करके दिया है, पर सब लोग बोला है कि भैया लिखा दो, तो हम लिखाएगा, उसके लिए 3 पेज छोड़ दो, और हैंडराइटिंग अगर फैला के लिखने वाला है तो 5 पेज छोड़ दो। यूनिट 6 लिखवा देगा हम, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे किताब से पढ़ने का था। तुम लोग का बहुत मुश्किल है। पहले हम बोला था कि सब लिखाएगा, तो बोलते नहीं प्रिंटेड नोट से काम चल जाएगा। अभी यूनिट 6 का प्रिंटेड दे दिया तो आधा बोल दिया कि नहीं नहीं लिखाने से ज्यादा बढ़िया है। लिखा देगा, लिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेरी गुड। मैं सिर्फ चैतन्य की बात मानूंगा, क्योंकि यही होनहार है खाली। और कोई इंस्टीट्यूट का किताब लाया क्या? इंस्टीट्यूट की किताब दो, एलएलपी वाला, एलएलपी और एक ही तो किताब है इंस्टीट्यूट का सी इंस्टीट्यूट का किताब है। आज इतना अच्छा लग रहा है। 1 2 3 2 5 4 9 2 11 15 17 20 24 34 35 वेरी गुड। 35 तो क्या ही वेरी गुड। पूरा तो नहीं, 2 पार्ट में लिखा देगा यार। बेटा पीडीएफ वैसे शेयर भी कर दिया है ग्रुप में, वही पीडीएफ से लिख रहा, मतलब दिखा रहा। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये समझाएगा भी। सिर्फ लिखना बोलने से तो तुम लोग का किटी पार्टी उत्सव हो जाएगा।
आज रिवीजन करने वाला था, बोला था कि पंडित जी एक घर से निकला तो पंडित जी मिल गया, बोला नहीं आज कुंडली में खराब है, रिवीजन कराना, नया चैप्टर चालू कराओ। हाँ वो कह रहे, बच्चा भी कह रहे ग्रहण है बोल के आज नया चैप्टर चालू कराने बोले। देखिए बाद में गाना गवाएगा आज, इसका डमी बर्थडे आज, मेरा चॉकलेट बाद में दे देना, बर्थडे बहुत सब आज ही दे देगा। यूनिट 6 लिखाएगा, 5 पेज छोड़ दो, हैंडराइटिंग बड़ा बड़ा है तो 5 पेज छोड़ दो, वरना 3-4 पेज छोड़ दो। हो गया, यहां तक लिखना। यहां तक लिखना हो गया, तेरा तो बात हम सुनेंगे नहीं। साथीगण क्या हुआ आज अशरफ, साथीगण सेक्शन 18 जो है एकदम फर्स्ट लाइन, कौन सा 80 सेक्शन वाला? हाँ 2009 की सब एलएलपी का रूल 2009 में है, एक्ट 2008 में। तो 81 अरे वो एक ओमिट हो गया तो 81, ये टोटल 18 तो 81 लिख गई, कोई फर्क नहीं। किसी किताब में 81 में मिला तो ठीक है, ओमिट हो गई। वैसे बेटा ये मोबाइल में पीडीएफ भी शेयर कर दिया ग्रुप में। तो एक बार उसमें एक बार हेल्प देखो, ये सब चीज में क्या होता है, रिस्क लेके फायदा नहीं है, हेल्प डेस्क में फोन करके पूछना बेटर है। और यहाँ तक लिखना हो गया स्मॉल एलएलपी, ये स्मॉल एलएलपी तक लिखना हो गया सबका, जो लेट आया वो नहीं बोले तो ठीक है। स्मॉल एलएलपी ग्रुप में भी भेज दो। वो अभी आया ना, हो गया। कह रहे मारेगा तेरे को। ओए फटाफट लिखो ना, इतने क्या लिख रहे हैं? ये पूरा चैप्टर
हेलो।
अच्छा, आप लोग का स्मॉल एलएलपी तक भी अगर लिखना हो गया तो कोई बात नहीं, यहां तक ही लिख के रुक जाए, फिर डिस्कशन चालू करते हैं। हो गया, एक बार डिस्कशन चालू कर रहे हैं। आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, एलएलपी एक्ट 2008। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजीली समझ भी आएगा, याद भी हो जाएगा, सब इधर ही, कोई टेंशन नहीं है। इसमें एक चीज हम बताता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लॉ अभी अभी आपका अमेंड हुआ है। आप देखो इंस्टीट्यूट आपका, मैंने आपको बोला था अमेंडमेंट का वो निकालता है, एक एनेक्सर या वो बोल दो, क्या बोलते हैं, कॉरिंडम बोल दो या सपोर्टिव मटेरियल निकालता है। तो ये देखो फाउंडेशन में जो नवंबर 23 मतलब दिसंबर 23 का जो फाउंडेशन होने वाला है उनके लिए ये अमेंडमेंट शीट निकाला है, ठीक है। कुछ 15 पेजेस का है। कितना? 15 पेज का है। 15 पेज में आप देखो सारा अमेंडमेंट एलएलपी एक्ट से हुआ है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, देख रहे हैं। तो ये वाला एक्ट में ही सारा अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ये सारा अमेंडमेंट जो भी आएगा लॉ में चेंज हो वो हम आपको लिखवा देगा सारा। आप लोग को टेंशन नहीं करना, कॉपी से पढ़ना है तो सारा नोट जो चेंज हुआ है ये सारा चेंज वाला ही लिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये देखो सारा इसमें जो अमेंडमेंट है सब इसी चैप्टर से है। ये देखो लास्ट तक भी इसी चैप्टर से देख रहे हैं लास्ट पेज में। और एक उसके बाद कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आया है, देख रहे हैं। और वो टॉपिक हम कंपनीज एक्ट में जानबूझ के छोड़ दिया था क्योंकि हमको मालूम था अमेंडमेंट आया, इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगा। स्मॉल कंपनी नहीं कराया था ना, स्मॉल कंपनी इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आया था। इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम के लिए भी अमेंडमेंट नोटिफाई कर दिया, तो अब उसको हम इसके साथ ही करा देगा, या एक हाफ एन आवर का डिस्कशन है स्मॉल कंपनीज एक्ट का जो अमेंडमेंट है उस पर, ठीक है। तो हम इसीलिए नहीं पढ़ाया पुराना चीज क्योंकि कंफ्यूजन होता है अननेसेसरी, ठीक है। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई टेंशन लेना है क्या? इधर उधर कहीं दूसरा मटेरियल में पुराना चीज पढ़ा हुआ मिला है तो उसमें माथापच्ची करना है क्या? अभी एक शुरू में ये लोग एक पूछ लिए, कॉलेज में पढ़ाया होगा शायद कि भैया एलएलपी एक्ट में आप 80 लिखाया है, टोटल 81 सेक्शन था, वो भी हम क्लेरिफाई कर देते हैं। ये देखो एमसीए कॉलेज वाला को इतना मालूम है, ऐसे फालतू बात नहीं करेगा। एलएलपी एक्ट ये लास्ट चैप्टर देखो 80 तक है, 81 को ऑमिट कर दिया गया है, दिख गया। तो ये अमेंडमेंट के बाद आपका एलएलपी में 80 सेक्शन तक ये 81 हैज बीन ओमिटेड, ठीक है। तो हम 80 लिखा है, इंस्टीट्यूट का भी किताब पढ़ेगा तो वहां 81 मिलेगा, पर 81 हैज बीन ओमिटेड, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, हम जो भी लिखा रहे हैं सब अमेंडेड चीज लिखा रहे हैं और आपका एग्जाम में यही काम आएगा, इसी से लिख के आना है, ठीक है। अभी मेरा बात अगर सुनेगा तो हम एक एक चीज लर्न भी करवा देगा यहीं पे बैठ के, और मतलब सारा चीज प्रिपरेशन हो जाएगा, अमेंडमेंट सब, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और मेरा बात सुनेगा नहीं, दाएं बाएं वाला से बात करना ज्यादा जरूरी है, तो उसका भी प्रिपरेशन खराब करेगा और खुद का तो करेगा ही करेगा। इसलिए हमको बहुत थोड़ा टाइम मिलता है बोलने के लिए, आप सभी से अनुरोध है कि मेरे को बोलने दिया जाए उस टाइम पे, ठीक है। ये आया कब? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पहला तो जीवन में आया कब? पार्टनरशिप 2000, और इसका रूल आया 2009, क्लियर है। ये क्यों आया 2008? मतलब तो ये सबसे लेटेस्ट आया, मतलब सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट कैसे है कंपनीज एक्ट, वैसे आप बोल सकते हैं 2013 में, पर कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं है, उससे पहले 1956 था, उससे पहले 1913 था, उससे भी पहले 1800 का लॉ था। तो कंपनीज एक्ट आज का नहीं है, एलएलपी से पहले कोई दूसरा लॉ नहीं था। एलएलपी पूरा कंसेप्ट ही 2008 में आया। पॉइंट इज क्यों आया? देखो क्या होता है, कंपनी जब एक बनाता है आदमी तो कंपनी का एक एडवांटेज होता है और बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। वैसे पार्टनरशिप बनाता है तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, कई सारा एडवांटेज होता है, कई सारा डिस।
तो एलएलपी को एक हाइब्रिड मॉडल बनाया। हाइब्रिड मॉडल बनाया। हाइब्रिड मॉडल कैसे बनाया? बोला कंपनी का जितना एडवांटेजेस है वो उठा लो और एलएलपी को दे दो, और पार्टनरशिप का जो एडवांटेजेस है वो उठा करके एलएलपी को दे दो। समझ में आया? तो इसने क्या किया, दोनों जगह से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो पिक कर लिया और बोला एलएलपी को एक हाइब्रिड मॉडल में बनाओ। इसीलिए बहुत पॉपुलर है आज के तारीख में। और यही कारण है कि सीए अभी जब कोर्स चेंज हुआ आपका, एलएलपी एक्ट को सीए इंटर में भी इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब यहाँ तो अभी आप बिगिनर लेवल पे पढ़ेगा, इंटर में और खूंखार लेवल पे पढ़ेगा। ठीक है, तो ये आजकल बहुत पॉपुलर है। हम लोग भी हमेशा क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं एलएलपी बनाओ, कोई नया बिजनेस चालू करना है तो, क्योंकि एलएलपी में बहुत सा बेनिफिट्स है जो कंपनी में भी नहीं मिलता और जो पार्टनरशिप में भी नहीं मिलता। आपको हम बताते हैं कंपनी और पार्टनरशिप में। देखो कंपनी और पार्टनरशिप में अगर आप देखेगा तो कंपनी के पास सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी सबसे पहला एडवांटेज होता है। लेकिन पार्टनरशिप में तो पार्टनर का घर बार मतलब घर का गहना सब कुछ बेच बाच के पैसा रिकवर करेगा, कुछ गड़बड़ निकला तो। अनलिमिटेड टाइप का लायबिलिटी होता है ना। तो एलएलपी को भी इसी मॉडल से, तो पहला तो नाम से ही पता चलता है लिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनरशिप। समझा? तो पहला तो नाम से ही क्लियर होता है एडवांटेज कि इसके अंदर पार्टनर का लायबिलिटी क्या होगा? लिमिटेड होगा। दूसरा, कंपनी को लॉ एक सेपरेट पर्सन मानता, तो ये कंपनीज एक्ट में कराया था अच्छे से, सेपरेट लीगल पर्सन मानता, वो अपना प्रॉपर्टी अपने नाम खरीद सकता है, कोई स्यू करना है तो। लेकिन पार्टनरशिप में दिक्कत क्या था? हर चीज पार्टनर के नाम पे होता था। एलएलपी में बोला कि ये वाला फीचर एलएलपी को दे देगा, यानी एलएलपी भी लॉ का नजर में क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है। पार्टनरशिप में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? लीगल कंप्लायंसेस ना के बराबर होता है। तो बोला ये वाला पॉइंट उठाओ, एलएलपी को भी दे दो। एलएलपी का भी लीगल कंप्लायंसेस बहुत कम कर दिया एज कंपेयर टू कंपनी। ठीक है, तो ये बेनिफिट भी एलएलपी को पास कर दे कि लीगल कंप्लायंसेस कम कर देगा। फटाफट कंपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेट करो, साल में बहुत कम लीगल कंप्लायंसेस है, इजी है काम करना एलएलपी के साथ। और एक क्या बेनिफिट होता था पार्टनरशिप के अंदर? पार्टनर अपना फंड कभी भी ला सकते, कभी भी निकाल सकते, इजी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फंड्स है। मतलब कभी भी पैसा चाहिए निकाल लो। कंपनी में इतना इजी नहीं होता मेंबर से पैसा, क्योंकि ना एक चैप्टर आता है डिपॉजिट रूल्स, फिर एक सेक्शन है 185, एक है 186 है, बहुत नाटक करता है पैसा लेने में मेंबर यूएसएफ से और पैसा रिटर्न करने में भी। तो ये सब में बहुत लफड़ा होता है। तो ये वाला बेनिफिट क्या किया एलएलपी को? दे दिया। बोला कि फंड्स अगर मैनेज करने तो इजी, मतलब फंड्स इजीली ब्रॉट इन भी कर सकता है, फंड्स इजीली टेक आउट भी कर सकता है फ्रॉम द एलएलपी। समझ में आ रहा है? तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है एग्जाम में 3 मार्क्स का कि एलएलपी क्यों आया दुनिया में, बना के लिख देगा। अब ये किताब से आपको पढ़ाता हूं, किताब से आपको पढ़ाता हूं। ये देखो पहले इंग्लिश में गाना गाया है कि लॉ मेकर को लगा कि नया लेजिस्लेशन लाना चाहिए ताकि एलएलपी को बनाया जाए, ताकि इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ को मीट कर सके, नया नीड्स को, मॉडर्न नीड्स को मीट किया जा सके। ठीक है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर का नीड पड़ा जो एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का, जिसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है ना, और उसके जगह हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी बना सके, ये सब गाना गाया है। ठीक है ना। तो इसका मेन एडवांटेजेस है जो एग्जाम में लिख के आना है ये। ठीक है, ये 5 पॉइंट को अपना बढ़ा चढ़ा के लिख के आना है। पहला एडवांटेज क्या है कि एक एलएलपी एग्रीमेंट के बेसिस पे बनता है, और उसके बेसिस पे, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे चलता है, एलएलपी में भी एक सिंपल एग्रीमेंट होता है, एलएलपी एग्रीमेंट के बेसिस पे एलएलपी फंक्शन करता है। फ्लेक्सिबिलिटी है विद द लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, कम लीगल कंप्लायंसेस है, लेस ऑफ अ लीगल कंप्लायंसेस, इजीली फॉर्म हो जाता है, इनकॉर्पोरेट करना बड़ा आसान है। लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर आप कभी भी इजीली जो है कैपिटल को ला भी सकते हैं, कैपिटल को निकाल भी सकता है, इजी टू डिसॉल्व, तो बनाना भी इजी है और खत्म करना भी इजी है। इसके अलावा हम आपको क्या बताया कि इस पे एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है अनलाइक पार्टनरशिप। तो अगर 3 मार्क्स का जनरल क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का जनरल क्वेश्चन आता है
कि एलएलपी क्यों आया, तो ये सब गाना गा देना। एलएलपी इसलिए आया क्योंकि पार्टनरशिप में कई सारा एडवांटेजेस था और कुछ डिसएडवांटेजेस था। एक लाइन तो ये लिख दिया, कंपनी में भी बहुत सारा एडवांटेजेस था पर डिसएडवांटेजेस भी बहुत था। तो लॉ मेकर्स को लगा कि एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें एलएलपी का कंपनी का भी बेनिफिट्स डाल दे और पार्टनरशिप का भी बेनिफिट डाल दे। फिर ये गाना गा दिया। गाना गाने के बाद लिखना कि एलएलपी इसीलिए आया क्योंकि एलएलपी का क्या क्या बेनिफिट होता है भाई। इजी टू फॉर्म एन एलएलपी, इजी टू डिसॉल्व एन एलएलपी, लेसर फॉर लीगल कंप्लायंस, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, और क्या था, क्या बच गया, लिमिटेड लाइबिलिटी। 6 पॉइंट बस हो गया। 3 मार्क का जनरली आएगा, इसका 1 पेज का आंसर बन जाता है पूरा। क्लियर है, इसे ज्यादा लिख के आने का भी जरूरत नहीं। और कोई और किसी को तमन्ना है तो पूरा गा के आ जाए 3-4 पेज, कोई टेंशन नहीं है, पर हमारा नंबर इसी से मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोगों का हो गया एलएलपी का। एलएलपी एक्ट के अंदर मैंने पहले बताया 80 सेक्शन है, आप लोग चाहे तो लिख सकता है सेक्शन 81 इज ओमिटेड, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। किताब में भी आप इंस्टीट्यूट का पढ़ेगा तो इंस्टीट्यूट का किताब पुराना अनअमेंडेड है। अमेंडमेंट जब निकालता है वो इसीलिए निकालता है कि पुराना किताब में अनअमेंडेड प्रोविजन है तो आप अमेंडमेंट से रेफर करके पढ़ना, पर अपने तो इतना दिमाग लगाते नहीं है। तो सेक्शन 81 इज ओमिटेड, ठीक है ना। और 4 शेड्यूल्स हैं एलएलपी एक्ट के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इनका नाम शुरू से लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कंपनी में बताया था, कंपनीज एक्ट कितना लोग को अच्छे से याद है, एलएलपी में तो कुछ जोर ही नहीं आएगा याद करने में। कंपनीज एक्ट में हम बताया था नेम क्या नहीं हो सकता, आइडेंटिकल नहीं हो सकता, टू नियरली रिजेंबल नहीं कर सकता एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम को या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का नाम को। कंपनी का नाम आइडेंटिकल नहीं हो सकता, टू नियरली रिजेंबल नहीं हो सकता। आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम। चाचा का कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हम क्या सेम नाम से बना सकते हैं क्या? चाचा का कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हम सिंगुलर कर दिया, प्लूरल है ना इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री का इंडस्ट्री कर दिया, तो क्या वो नाम से अलाउ होगा? ये फॉल करेगा टू नियरली रिजेंबल। तो ना आइडेंटिकल होना चाहिए सेम, ना टू नियरली रिजेंबल होना चाहिए नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। तो वहां पर हम लोग जब कंपनी फॉर्म करता था तो एक फॉर्म फाइल करता था ना स्पाइस प्लस, याद है हम दिखाया भी था फॉर्म। तो स्पाइस प्लस जब भरता है उसका पार्ट ए में सीआरसी से अप्रूवल लेता था ना, ये चेक करके बताता था कि मेरा नाम आइडेंटिकल भी नहीं है, टू नियरली रिजेंबल भी नहीं है। एलएलपी के अंदर वो फॉर्म का नाम है रन एलएलपी। सर रन का मतलब क्या है? रिजर्व यूनिक नेम फॉर एलएलपी, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। तो रिजर्व यूनिक नेम ये बाजू में लिखा हुआ है, और फॉर एलएलपी। तो रन एलएलपी क्यों हम लोग अप्लाई करते हैं? ताकि हम लोग अथॉरिटी से सीआरसी से ये अप्रूवल ले सके कि मेरा नाम दूसरा किसी से मिलता जुलता नहीं है। क्लियर है? दूसरा FILLIP, जो स्पाइस प्लस था कंपनीज में, जो स्पाइस प्लस था कंपनीज में, वो एलएलपी में क्या बन गया? फिल एलएलपी। तो ये जिसका लॉन्ग कट मतलब फुल फॉर्म में फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी इलेक्ट्रॉनिकली, ऐसा इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी, तो FILLIP ऐसा याद रखना है, फिल एलएलपी, ठीक है। तो फिलिप भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ भी बोल दो क्या फर्क पड़ता है, FILLIP बोलता है, ठीक है। हम आपको आगे से FILLIP ही बोलेगा, ठीक है। पार्टनरशिप जैसे डीड बनता है वैसे एलएलपी का भी डीड बनता है, एलएलपी एग्रीमेंट बोलता है, ये फॉर्म 3 में बनता है। और एलएलपी को एनुअल कंप्लायंस के नाम पे 2 फॉर्म हर साल ही फाइल करना पड़ता है, ठीक है। अरे सिंपल सा बात है, सुनो ना, इनकम टैक्स के अंदर आप लोग हर बंदा को इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है, मतलब ऑफकोर्स जिसका इनकम 2.5 लाख से ऊपर होता है उसको इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उसका रिटर्न को बोलता है इनकम टैक्स का रिटर्न, एनुअल रिटर्न। जीएसटी में भी वैसे मतलब अगर एक व्यक्ति का टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर है तो आपको जीएसटी में भी कंप्लाई करना पड़ता है, जीएसटी का एनुअल रिटर्न। तो हर लॉ के अंदर कंपनी अगर बनाया है तो कंपनीज एक्ट में भी कंपनी को एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। समझ में आया? बेसिकली क्या होता है एनुअल रिटर्न? जिस लॉ के अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है उस लॉ के बारे में सब कंप्लाई किया है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, वो बताना पड़ता है आरओसी को। समझ में आया? तो एलएलपी में जो एनुअल रिटर्न जाएगा वो किसके बारे में बताएगा? वो कंप्लायंस ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, सब बराबर चल रहा है, एलएलपी एक्ट को पूरा फॉलो किया है कि नहीं, ये फॉर्म 11 में जाता है और आरओसी को फाइल करना पड़ता है, हर एलएलपी को करना पड़ता है।
और फॉर्म 8 है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। ये साल का एंड में जब फिनेंशियल्स बन जाता है तो वो आपको आरओसी को फाइल करके बताना पड़ता है कि ये रहा मेरा इस साल का फाइनेंशियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना फॉर्म हम लोग डिस्कस किया? 5। पहला है रन एलएलपी। रन एलएलपी क्यों होता है? रिजर्विंग यूनिक नेम। दूसरा है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म FILLIP। तीसरा है LLP एग्रीमेंट फॉर्म। एनुअल रिटर्न 11 में एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फॉर्म 8। 5 फॉर्म याद हो गया। रन एलएलपी किस लिए करते हैं? नया नाम रिजर्व करने के लिए। FILLIP क्यों करते हैं? इनकॉर्पोरेट करने के लिए। फॉर्म 11 क्या चीज का है? एनुअल रिटर्न का। फॉर्म 8 क्या चीज का है? अकाउंट्स और सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी मतलब बैलेंस शीट और पीएल का बात बताता है। और एक बच गया LLP एग्रीमेंट फॉर्म 3। ठीक है, बेसिक बात याद हो गया, वेरी गुड। अब LLP में सेकंड बात आता है, दो चीज कंसेप्ट होता है। जैसे हम लोग कंपनीज एक्ट में बात करते हैं ना, मेंबर और डायरेक्टर, दो बोलता है ना। एक बंदा मैनेजमेंट को देखता है और एक बंदा पैसा लगाता है, ऐसा होता है ना। तो LLP भी कुछ हद तक, फिर से मेरा बात ध्यान से सुनना, LLP भी कुछ हद तक इस दोनों को डिवाइड करने का कोशिश किए कि आप लोग चाहे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता है जिसमें पैसा कोई लगाए और मैनेजमेंट कोई और करे, लेकिन पूरी कंपनी का मॉडल में नहीं ला। ऑब्वियस सा बात है, ला भी नहीं सकता पूरे तरह, क्योंकि कंपनी में तो कंप्लीटली अलग अलग चलता है वो। LLP में क्या होता है, आप कोई भी इंडिविजुअल को या बॉडी कॉर्पोरेट हम बताया था ना आपको, बॉडी कॉर्पोरेट बताया था आपको। बेसिकली जो भी एक अलग एंटिटी होता है, कंपनीज एक्ट में बताया था ना, जो भी एक अलग एंटिटी होता है जिसका सेपरेट आइडेंटिटी, परपेचुअल, ये सारा चीज होता है, उसको क्या बोलता है? बॉडी। क्या LLP खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ, LLP खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बोला कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट LLP में पार्टनर बन सकता है। मेरा खुद का क्लाइंट्स है, LLP में पार्टनर कंपनी को बना के रखा हुआ है। समझ में आया? तो LLP में तुम क्या, LLP इज नॉट लिमिटेड कि दो और ये और हम मिलके ही पार्टनरशिप, ऐसा जरूरी। मैं और एक कंपनी मिलके भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। मतलब मैं और सिनर्जी C3 एड्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों मिलके भी एक पार्टनरशिप बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ LLP। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो इसके अंदर सबसे बड़े एडवांटेज ये भी होता है कि एक इंडिविजुअल और एक कंपनी या दूसरा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मिलके भी पार्टनरशिप कर सकता है। तो इसके अंदर पार्टनर कौन हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। और कितना पार्टनर्स हो सकता है? बोला मिनिमम तो 2 चाहिए। अकेला तो आदमी क्या पार्टनरशिप करेगा? क्रिकेट में अकेला आदमी साझेदारी कर सकता है क्या किसी के साथ? नहीं, 2 जन तो चाहिए ना सामने। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना भी। ठीक है, अभी क्या ना पार्टनरशिप फर्म बिकम DP। अरे रुक ना यार, आएगा भी, रुको ना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गया। अब बोला कि हो सकता है कि एक LLP में 5 लोग ने पैसा लगाया, हम में ये 2 लोग हैं और ये 4 लोग हैं, 6 टोटल कितने? 7 लोगों ने पैसा लगाया। लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट में हम लोग 7 लोग को काम नहीं करना। डे टू डे मैनेजमेंट में वो 4 ही काम करना चाहता है। समझ में आया? तो ये 4 को हम क्या बना सकता है? डेजिग्नेटेड। इनका जिम्मेदारी सिमिलर होता है टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो designated partners are similar to the directors in a company. They must have 2 things. One is called DSC. DSC मतलब वेरी गुड, ये देख के बताने नहीं बोला। DSC का फुल फॉर्म है, DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर से। क्या होता है वो? अबे वो क्या होता है? वेरी गुड, क्या बात है। तुम लोग को एक कहानी सुनाया था हम कि एक CS का टेस्ट लिया हम एक बार। अब बच्चा को कुछ नहीं आता था और हम हमेशा एक बात बोलते हैं, सवाल उन्होंने ऐसे पूछे जो तुमको समझ ना आए, तो जवाब तुम भी ऐसे देना जो उनको समझ नहीं आए, बात खत्म। तो बच्चे ने, मैंने मना किया था मेरे टेस्ट में ये प्रिंसिपल नहीं लगाना, वो दूसरे पेपर पर बच्चे ने मेरे टेस्ट पे वो प्रिंसिपल लगाया। मैंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन एज पर सेबी ICDR गाइडलाइंस। अब बच्चे का आंसर एक पेज टनाटन लिखा सुंदर से। मैंने सोचा बढ़िया है, बच्चे ने तो, मैंने इतना सिखाया भी नहीं, बच्चे ने इससे ज्यादा लिख दिया। मैं खुश। पेपर पढ़ रहा हूं मैं, पहला लाइन
प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन बाय प्रमोटर। मैं कहा ठीक है, आगे कुछ आएगा। बोलता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। मैं कहा ठीक है, वेरी गुड, आगे कुछ आएगा। कहता है मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन विल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। मैंने कहा यही तो मेन लिखना था। फिर ये क्वेश्चन को 3 बार लिख दिया। ये हो गया एक्टिव वॉइस, एक पैरा तैयार। अब उसका अगला पैरा बना पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव, द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉय। तो अब वही पहला जो एक्टिव वॉइस का पैरा बना वो पैसिव वॉइस में बन के तैयार, 1 पेज का पूरा आंसर। मैंने कहा यार, मैंने हमेशा ये बोला कि दूसरे एग्जाम में ये प्रिंसिपल है, मेरे टेस्ट में ये प्रिंसिपल ना लगाया करो। तो क्या बता रहा था, डीएससी, जिसके बारे से बात है। डीएससी सुनो, बहुत काम आएगा तुम लोग आगे जीवन में। आर्टिकल सिर्फ तुम लोग को अब हम आर्टिकल का नजर से देखता है, ठीक है ना। और दिक्कत ये, वेरी गुड, कह रहे आर्टिकल बन गया, वेरी गुड। तो आर्टिकल ही बेटा बना है, बेटा कौन सा प्रधानमंत्री बना दिए, कह रहे। तो डीएससी क्या होता है, मैं बताता हूँ, फुल फॉर्म नहीं बताना, मैं बताता हूँ क्या होता है। आजकल सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, हाँ ऑब्वियस है। तो सरकार को जितना फॉर्म भी फाइल करना होता है, आईटीआर, ये एनुअल रिटर्न, कुछ भी फॉर्म फाइल करना होता है, सब सरकार क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करो। पहले दफ्तरों में जाकर के फाइल करना पड़ता था, तो बड़ा मुश्किल होता था। अब सब कुछ क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करो। अब दिक्कत क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करता है तो आपका दस्तखत, सिग्नेचर जो करता है वो, उसमें डिफिकल्टी होता है ना, ये पता करना कि आपने अब साइन किया है कि नहीं, वो दिक्कत हो सकता है कि नहीं। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया, आईटी एक्ट एक कानून पास हुआ, उसके अंदर एक कंसेप्ट बना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। ये आपका क्या कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि आपका सिग्नेचर जो होगा वो डिजिटली होगा, एक पेन ड्राइव के अंदर होगा, ठीक है। अब कोई बच्चा लोग सोचता है वो जो हम नॉर्मली ऑटोग्राफ टाइप का ऐसा जैमोनी साइन मारता है, इस तरह का कुछ एक साइन मारता है, इसका हम पेन ड्राइव में इसका करके, ऐसा नहीं होता। वो साइन तो तुम्हारा, जैसे अगर किसी का नाम है अभिषेक, तो मतलब अभिषेक, तो अभिषेक का साइन वो ऐसे अभिषेक ही लिखा हुआ रहेगा, ऐसे सिंपल साइन। भले अभिषेक रियल में ऐसा ऐसा करके कुछ साइन करता हो, पर उसका साइन डीएससी में अभिषेक बोल के ही लिखा हुआ रहेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ, फायदा ये होता है कि डीएससी हम ऐसे बना नहीं सकता। वो बंदा का आधार ओटीपी, आधार लेना पड़ता है, आधार ओटीपी का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, पैन का वैलिडेशन होता है, फिर वो बंदा वीडियो बना के डालता है अपना कि मेरा नाम ये है, मेरा पैन नंबर ये है, और मैं डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तब अथॉरिटी उसको एक डीएससी बना के देता है उस पैन नंबर के साथ। तो वो मिसयूज कर पाएगा क्या, अच्छा वो डिजिटल साइन करने के लिए एक पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड आप एंटर करेगा तभी वहां पर साइन होगा, वरना साइन नहीं होगा। तो एक बात बताओ, मेरा डीएससी जो बना हुआ वो मिसयूज कर सकता है क्या, उसको नहीं कर सकता ना, कैसे ही मिसयूज करेगा, समझ में आया मेरा बात। और वो डीएससी आप समझ के पेनड्राइव में बन के आता है। आप सोचेगा एग्जिस्टिंग पेनड्राइव हम अपना दे देगा किसी को, वो अलग से पूरा पेनड्राइव बनता है उसका, ठीक है ना। और कई सारा वेंडर्स है मार्केट में जो ये बना के देता है। तो डीएससी उसको बोलता है, कैसे बनता है मैंने बता दिया। तो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपना एक डिजिटल साइन बनाना, जो ऑब्वियस सा बात है, जितना भी एलएलपी का फॉर्म होगा सब गवर्नमेंट को जो भी सबमिट होगा, आरओसी को जो भी सबमिट होगा, उसमें तो डिजिटली साइन होगा ना। और डिजिटली साइन तो आजकल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से ही करता है। तो वो पेनड्राइव टोकन होना पड़ेगा उसके पास डिजिटल साइन का। तो उस सबके पास क्या होना पड़ेगा, डीएससी और डिन नंबर। डिन नंबर क्या होता है, डिटेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वेरी गुड। अब ये क्या होता है, ये तो पहले बताया मैं स्पाइस प्लस जब बना रहा था, कि डायरेक्टर को कांड कर दिया तो उसको पकड़ना पड़ेगा ना। तो वैसे ही उसको पकड़ने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, एक ये एक्सटेंशन एक्स्ट्रा। तो डायरेक्टर कोई कांड करके भाग गया तो उसको पकड़ना पड़ेगा ना। तो पकड़ने के लिए उसको एक नंबर इशू किया जाता था। तो डॉक्यूमेंट्स देगा आप सरकार को, सरकार एक इंडिविजुअल नंबर इशू करेगा। सबसे पहला नंबर डिन किसको इशू हुआ था, रतन टाटा, इसलिए उनका नंबर 00000001 ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो
डिन आप समझ गया, तो आपको भी अप्लाई करके डिन अलॉट करना पड़ेगा। पहले इसको डी पिन बोला जाता था, अब इसको डिन बोलने लगे। पहले क्या बोला जाता था छोड़ो ना, अभी अब आता है डिन बोलते, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहले डी पिन का फुल फॉर्म होता था डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी सरकार ये सब उठा दिया, बोला एक ही डिन नंबर ही दे लो, उससे ही मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को इंडिविजुअल होना जरूरी है। क्या बोला, हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को इंडिविजुअल होना। क्या मैं कंपनी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकता हूँ क्या? ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी डायरेक्टर बन सकता है क्या? मतलब कोई कंपनी किसी दूसरा कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल ही होता है। वैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर क्योंकि वो मैनेजमेंट करेगा ना, तो वो भी हमेशा कौन होगा? एक इंडिविजुअल होगा। अब एक बात बताओ, मैंने और सिनर्जी C3 एड्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये दो हम इंडिविजुअल है, वो एक कंपनी, हम दोनों एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हमने LLP बनाया। अब मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर एक बन सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सिनर्जी C3 तो नहीं बन सकता, तो वो क्या करेगा बताओ? कोई अपना एक मेंबर, वेरी गुड, अपना तरफ से एक बंदा को नॉमिनेट कर देगा कि ये मेरे तरफ से डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। तो अपना डायरेक्टर को किसी को जनरली नॉमिनेट कर देता है कि ये मेरे ओर से डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। ठीक है, तो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होगा? इंडिविजुअल। देयर शैल बी एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट 1 शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कंपनीज एक्ट भी ना, आजकल एक रेजिडेंट डायरेक्टर पे काम, मतलब बोलते हैं कि एक डायरेक्टर तो इंडिया का रखो अगर आप इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर रहे। क्यों ऐसा? कल को कोई कारनामा करके भाग गया, अरे वो बीच में एक तो वो भी हुआ था ना, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो उसमें जो मालिक था, जो मेन इंचार्ज था उस फैक्ट्री का, वो बाहर का यूके का शायद आदमी था ना। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, वो रातों रात यूके भाग गया और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि यूके वाला जो देश का सरकार है वो तो अपना नागरिक को बचाएगा ना। तो इसीलिए बोला कि किसी एक को तो पकड़ना पड़ेगा ना, तो बोले एक तो बंदा रेजिडेंट होना पड़ेगा। कल को कुछ उल जुलूल काम हो गया, उत्पाती कर दिया, तो सीधा वो इंडिया वाला आदमी को पकड़ेगा। समझा? इसलिए बोला मिनिमम कितना डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, जिसमें से एक होना चाहिए रेजिडेंट इन। अब बोला रेजिडेंट इन इंडिया कैसे दिखेगा? हम लास्ट ईयर 60 दिन के लिए बाहर घूमने गया हुआ था इंडिया के बाहर, क्या हम रेजिडेंट बन गया क्या? ये डेफिनेशन में चेंज हुआ है, अमेंडमेंट। बोला रेजिडेंट होने के लिए आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 120 दिन या उससे ज्यादा रेजिडेंट होना पड़ेगा इन इंडिया। ठीक है, 120 डेज या उससे ज्यादा आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा इन इंडिया। क्लियर है? क्लियर है? ये एक अमेंडमेंट था पहला। तो पहले तो क्लियर है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनर हम दो कंसेप्ट बताया, एक होता है पार्टनर, एक होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी का। अच्छा, क्या पार्टनरशिप फॉर्म एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है क्या? पार्टनरशिप फर्म एक बॉडी कॉर्पोरेट, तो पार्टनरशिप फर्म किसी LLP में पार्टनर बन सकते हैं क्या? क्लियर है? यही डाउट था, आई थिंक किसी का डाउट था, ये क्लियर हो गया। तो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल ही होगा। मिनिमम कितना पार्टनर, मिनिमम कितना डेजिग्नेटेड पार्टनर, मैक्सिमम कितना पार्टनर? डेजिग्नेटेड पार्टनर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर में खाली एक चीज बोला, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया का होना जो रेजिडेंट इन। ठीक है, क्योंकि कल को कुछ गड़बड़ कर दिया LLP, तो सबसे पहले उसको पकड़ेगा। ठीक है, और पार्टनर के लिए बोला कि जो भी पार्टनर्स हैं वो अपने में डेजिग्नेटेड पार्टनर को नॉमिनेट करेगा, और सारा अगर बॉडी कॉर्पोरेट है या एक इंडिविजुअल है और एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो बॉडी कॉर्पोरेट वाला अपने बीच में से एक को नॉमिनेट करेगा एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर है? और डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या क्या चाहिए? दो ही चीज चाहिए मेन, DSC और डिन। और रेजिडेंट का कंसेप्ट कितना दिन का है? 120 डेज या उससे ज्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर वो इंडिया में है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब ये नया डेफिनेशन डाला। ठीक है, स्मॉल LLP ये नया ही इंसर्ट किया। बोला वो स्मॉल LLP और स्मॉल कंपनी भी एक हम बताया ना, स्मॉल कंपनी बोल के भी एक इंसर्ट किया गवर्नमेंट। तो ये क्यों किया? स्मॉल कंपनी भी एक इंसर्ट किया डेफिनेशन। स्मॉल कंपनीज तो बहुत पहले ही हो गया था हालांकि, ठीक है, स्मॉल LLP अभी लेटेस्ट किया। ठीक है, क्यों किया? मैं आपको निर्मला सीतारमन जी का स्पीच बताता हूँ। 2021 का जब बजट दे रही थी वो,
तो उन्होंने ये बात बताया, उन्होंने वैसे उस टाइम पे ये स्मॉल कंपनीज के लिए बताया। तो इंडिया आपको पता है हमारे मोदी गवर्नमेंट के अंदर दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और देखो जहां तारीफ करने का बात आता है वहां तारीफ भी करते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे डायनामिक चेंजेस किए फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले कंपनी खुलाना महाभारत होता था, अभी अगर आप जेन्युइनली सारा काम कर देगा ना, एक हफ्ता के अंदर अंदर एक कंपनी बन के तैयार हो जाता है, इतना फास्ट काम हो गया। ठीक है, कई सारा चीज में डायनामिज्म लाया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था स्मॉल कंपनी का। पहले स्मॉल कंपनी के लिए ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया और 2021 में निर्मला सीतारमन जी ने इसके डेफिनेशन में चेंज किया। तो उन्होंने बोला कि हमने अपने मिनिस्ट्री में डिस्कस किया और स्टैटिस्टिक्स को देखा कि अगर हम स्मॉल कंपनी का लिमिट इतना रख देते, मतलब कंपनीज एक्ट में तो पेड अप कैपिटल और टर्नओवर को देखते हैं, तो बोला इतना पेड अप कैपिटल और इतना टर्नओवर रख देते हैं तो लगभग 90% जो कंपनीज है वो इस डेफिनेशन के अंदर फिट बैठेंगे और वो स्मॉल कंपनी का बेनिफिट ले सकेंगे। तो हम क्या चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं कि भाई ठीक है ना, 90% कंपनीज को आप बेनिफिट दे दो, क्या दिक्कत है। तो ये कॉन्सेप्ट वहां हिट हो गया। अब स्मॉल कंपनीज को ना कई कानून में रिलैक्सेशन दिया, जैसे आपको कुछ एक बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। अगर कंपनी की बात करूं तो नॉर्मल कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या क्या बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, ये बेसिकली बनाना पड़ता है। तो ये तीन तो आपने सुना होगा, बैलेंस शीट, पीएल और कैश फ्लो, तीन तो सुना। पर स्मॉल कंपनी को बोला कैश फ्लो बनाने का जरूरत नहीं है, कम कर दिया कंप्लायंस। ऐसे और कई कई जगह पर स्मॉल कंपनीज का कंप्लायंसेस कम कर दिया। ऑडिटर का रिपोर्टिंग होना है तो ऑडिटर को जितना स्मॉल कंपनी के लिए रिपोर्ट करना पड़ता है उससे बहुत कम, सॉरी स्मॉल कंपनी के लिए बहुत कम रिपोर्ट करना पड़ता है और नॉर्मल कंपनी के लिए ज्यादा रिपोर्टिंग करना पड़ता है। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या किया, हर एक जगह पे स्मॉल कंपनी का कंप्लायंसेस कम करता चला गया। ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो इसको स्मॉल एलएलपी के अंदर भी डाल दिया। बोला कि स्मॉल एलएलपी भी एक कंसेप्ट बना के लेके आएगा, एलएलपी को भी और कई कानून से रिलीज कर देगा। तो एलएलपी के लिए स्मॉल एलएलपी का क्राइटेरिया कैसे डिटरमाइन किया, बोला दो चीजें, एक है पार्टनर का कैपिटल कितना और दूसरा टर्नओवर कितना। कंपनीज एक्ट में पेड अप कैपिटल, इधर है पार्टनर कैपिटल उधर है पेड अप कैपिटल और टर्नओवर, और दोनों के बीच में क्राइटेरिया एंड है, मतलब ये भी और ये भी दोनों सेटिस्फाई होना पड़ेगा। लिमिट कितना है, 25 लाख और 40 लाख। ऑफ कोर्स स्मॉल कंपनी के लिए लिमिट अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएगा तो लेस वाला होगा। कोई कंपनी जिसका 500, कोई एलएलपी जिसका 500 करोड़ टर्नओवर है, क्या वो स्मॉल है क्या? तो हमेशा लिमिट क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। तो स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन क्या है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये अमेंडमेंट करके नया डाला है और दूसरा स्मॉल कंपनी जब आया था ना और उसके बाद से लेके अब तक स्मॉल कंपनीज पे इंटर लेवल पर भी हर बार क्वेश्चन आता है। तो क्योंकि ये नया कंसेप्ट डाला है स्मॉल एलएलपी पे, हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने का। ठीक है, स्मॉल एलएलपी में दो क्राइटेरिया बोला क्या, पार्टनर का कैपिटल, भाई पार्टनर कितना पैसा लगाया, पार्टनर एक बिजनेस करने के लिए 500 करोड़ लगाया, क्या छोटा एलएलपी है क्या वो? बोला छोटा एलएलपी वो है जिसमें चिटपुंजे अमाउंट लगाया। बोला 25 लाख या उससे कम, 25 लाख या उससे, और वो टर्नओवर कमा रहा है कितना, 40 लाख या उससे, और दोनों के बीच में क्या है, देखो यहां पर एक गलती मत करना और यहां एक गलती मत करना। ठीक है, पार्टनर कैपिटल और टर्नओवर, मतलब मैंने पार्टनर ने कितना पैसा लगाया। धंधा अगर छोटा है तभी पार्टनर छोटा मोटा पैसा लगाएगा, धंधा बड़ा इंडस्ट्री बैठा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 25 लाख में इंडस्ट्री बैठ जाएगा क्या पार्टनर का? तो ऑब्वियस सा बात है, इसीलिए पहला क्राइटेरिया चूज किया क्या, पार्टनर का कैपिटल, और वो कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, टर्नओवर कितना कमा रहे हैं, तो 40 लाख। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंड है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल बनाया है। केस 1, पार्टनर ने 20 लाख लगाया, टर्नओवर 30 लाख है, क्या स्मॉल एलएलपी हो गया? द आंसर इज, एग्जाम में सवाल ऐसा ही आता है, बस इसी सवाल को गाना गा के लंबा कर देगा। ABC LLP इज अ न्यू LLP इनकॉर्पोरेटेड विद पार्टनर कैपिटल इतना, ये समझ गया, गाना गा के इसको एक पैराग्राफ का बना देगा। पार्टनर कैपिटल 20 लाख, टर्नओवर 50 लाख, स्मॉल एलएलपी बनेगा क्या? नहीं। ठीक है, 30 लाख और 30 लाख, स्मॉल एलएलपी बनेगा क्या? नहीं। दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना, ये भी 25 लाख से कम और ये भी 40 लाख से, ये 30 और 50, स्मॉल एलएलपी बनेगा क्या? ठीक है, क्लियर है? ओके, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक याद भी हो गया? अभी तक हम क्या क्या पढ़ा है? एलएलपी में बताया 80 सेक्शन होता है, 4 शेड्यूल होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होता है, रन एलएलपी होता है, रिजर्व यूनिक नेम फॉर एलएलपी के लिए, FILLIP होता है, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ एलएलपी इलेक्ट्रॉनिकली। उसके बाद आपको बताया फॉर्म 3 होता है एलएलपी एग्रीमेंट के लिए, फॉर्म 11 होता है एनुअल रिटर्न,
और फॉर्म 8 होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। ठीक है, उसके बाद हम बताया भैया दो कॉन्सेप्ट आता है, पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। पार्टनर दो होगा, दो से लेके अनलिमिटेड। इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर हमेशा इंडिविजुअल ही, मिनिमम दो तो होगा ही, जिसमें से एक होगा रेजिडेंट इन इंडिया। का क्राइटेरिया कितना दिन का स्टे है? 120 दिन या उससे ज्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अच्छा उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर को दो चीज मिनिमम क्या क्या चाहिए? डीएससी और दिन। डीएससी और दिन। अगर सारा बॉडी कॉर्पोरेट ही मेरा पार्टनर है तो फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसा होगा? वो बॉडी कॉर्पोरेट नॉमिनेट करेगा इंडिविजुअल्स को, जो बन जाएगा डेजिग्नेटेड। स्मॉल एलएलपी का क्राइटेरिया क्या है? पार्टनर कैपिटल कितना? 25 लाख या उससे ज्यादा। वेरी गुड, कम 25 लाख या उससे कम। टर्नओवर 1 करोड़ या उससे ज्यादा। 40 लाख या उससे कम। वेरी गुड, दोनों में और। वेरी गुड, तुम लोग तो होशियार हो। कभी तुम लोग को नालायक बोला है मैंने? यार दिल पे मत लिया, अगर भूल जाए करो ये सब बातें। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आओ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है पार्टनर बनने के लिए? इंडिविजुअल और बॉडी का, ये तो बता दे। डिस्क्वालिफिकेशन बोला हुई, कौन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? पहले शॉर्टकट बोलो ना, हुई। यू फॉर, आई फॉर, आई फॉर। वेरी गुड, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस बताओ। वेरी वेरी, क्या हम बता रहे? वेरी गुड, सुनो। अनसाउंड माइंड तो क्लियर है। अनसाउंड माइंड हम पहले भी तुम लोग को अच्छा से बताया हुआ है। इसमें क्या क्या आता है? लूनेटिक, इडियट, ये सब बताया हुआ है ना। ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड, प्लस डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट होना पड़ता है, वरना आधा से ज्यादा अनसाउंड ही कहलाए। आधा से ज्यादा क्या? चलो वापस आते, ठीक है। एक हो गया इंसॉल्वेंट, दो इंसॉल्वेंट है। एक है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट और एक है एप्लीकेशन टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग। देखो क्या होता है, सुनो। इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने का 3 स्टेज होता है, बहुत ध्यान से सुनना। स्टेज नंबर 1, ठीक है, कोर्ट को एप्लीकेशन दिया जाता है। कोर्ट में एप्लीकेशन दायर किया जाता है कि भैया मिस्टर अमीर, मिस्टर अमीर को आमिर बोलते, ठीक है, मिस्टर अमीर करते ना तो नाम के साथ कंट्रोवर्सी को। मिस्टर अमीर क्या हो गया? गरीब हो गया, इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो। स्टेज 2 में क्या होता है? कोर्ट में सुनवाई होता है, प्रोसीडिंग्स चलता है, ठीक है। कोर्ट में प्रोसीडिंग चलता है और फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है। और कोर्ट का ऑर्डर आया अगर कि तू इंसॉल्वेंट है, ठीक है, वहां से लेकर के जब तक इसका सेटलमेंट नहीं हो जाता, सारा चीज का एक बार का सेटलमेंट नहीं हो जाता, ये बंदा क्या कहलाता है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज, ठीक है, इंसॉल्वेंट। तो बोला कि पहला हो गया अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो ये वाला केस में कवर हो गया। और कोर्ट का एप्लीकेशन दिया कि मिस्टर आमिर को अब ये एप्लीकेशन ना 2 जन दे सकते हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी दे सकता है या मिस्टर आमिर खुद दे सकते हैं। मिस्टर अमीर खुद दे सकते हैं। बेटा अगर थर्ड पार्टी दिया तो क्या सीधा उसको बोल दिया जाए कि डिस्क्वालीफाई? ऐसा तो नहीं कर सकता ना। अरे सोचो, अभी हमको अंबानी जी पे गुस्सा है, मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा जियो का, सीधा कोर्ट में केस फाइल कर दिया, इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। एप्लीकेशन थर्ड पार्टी फाइल किया, यहाँ मिस्टर अंबानी डिस्क्वालीफाई बोला, ऐसा कर देगा क्या? जब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देता है तो फिर कोर्ट का इंतजार करता है ऑर्डर आने का, कोर्ट का ऑर्डर का आने का इंतजार करता है। और अगर ये एप्लीकेशन खुद बंदे ने दिया
एप्लीकेशन टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मतलब एडजुडिकेट बंदा, ये बंदा खुद बोल रहा है कि मेरे को इंसॉल्वेंट करार दिया जाए, और एप्लीकेशन यहाँ पर पेंडिंग भी है ना, ये तो पेंडिंग स्टेज है, तो फिर भी इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये एप्लीकेशन पेंडिंग वाला स्टेज है, और ये बंदे ने खुद दिया, बंदे ने खुद दिया मतलब बंदे ने खुद किया, एप्लीकेशन इज टू बी एप्लीकेशन मेड फॉर टू एडजुडिकेट हिमसेल्फ एज इंसॉल्वेंट। तो यहां पर क्या लिखा देखो, ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज, मतलब बंदा खुद कोर्ट के पास जाकर के बोल रहा है प्लीज डिक्लेयर मी इंसॉल्वेंट, तो मजाक नहीं करेगा ना वो, ठीक है। तो ही हैज अप्लाइड हिमसेल्फ टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड द एप्लीकेशन इज पेंडिंग, और एक है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो UII क्लियर है? अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और एक हो गया एप्लीकेशन टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट प्लस एप्लीकेशन इज पेंडिंग। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ये एकदम स्टेज समझ गया, दोनों स्टेज का गैप समझ, ठीक है। उसके बाद यहां तक ही लिख लिया था ना, ठीक है। अभी एक चीज ये, एक ये पढ़ा देता है फिर लिख लेना। डेजिग्नेटेड पार्टनर में एलिजिबिलिटी कौन होता है? ओनली, और यहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है कौन? 30 सिम। वहां था वी, अनसाउंड, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ऐसे था ना, और यहां पर आया 30 सिम, इसमें आई तो इंसॉल्वेंट के लिए ही है। बोला अगर आप पिछला 5 साल में कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ था तो खत्म, आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता, बात खत्म। लेकिन यहां पर ये क्या बोला, आपको कोर्ट से फैसला मिलना चाहिए कि आप इंसॉल्वेंट है। पिछला 5 साल, आज से लेके पिछला 5 साल तक कभी भी अगर कोर्ट का ऑर्डर आया था और आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया था, आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। एस से आया सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर और मेड कॉम्पोजिशन विद देम। सस्पेंडेड पेमेंट मतलब क्रेडिटर का पैसा मार दिया है, तो ना पैसा जितना पेमेंट करना था मैंने पेमेंट नहीं किया, इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड द पेमेंट टू क्रेडिटर, या फिर मेड कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब क्या हो गया? मांडवली, सेटलमेंट करना। 1 लाख का पैसा देना था, मैं 80,000 रुपया दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? मांडवली करना। तो या तो आपने कॉम्पोजिशन किया मांडवली, या फिर आपने सस्पेंड किया पेमेंट टू द क्रेडिटर, कब? पिछले 5 साल के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों केस में आप क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपने कुछ मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस कमिट किया है और आपको जेल हुआ है 6 महीने या उससे ज्यादा। अब मॉरल टर्पिट्यूड मतलब क्या होता है? आप किसी भी पर्सन या प्रॉपर्टी को थ्रेट पहुंचाने का बात कर रहे हैं, या एक्चुअली कोई थ्रेट पहुंचाए, ठीक है। तो कोई भी मॉरल टर्पिट्यूड आप किया, मतलब कोई पर्सन प्रॉपर्टी को थ्रेटन किया है इंजर करने का, या एक्चुअल में इंजर कर दिया, वो जो पढ़ा था ना कोर्जन का, उसी से मिलता है ये, ठीक है। तो मॉरल टर्पिट्यूड अगर आपने किया है और उसके सिलसिले में 6 महीने से या उससे ज्यादा आपको जेल हो गया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और लास्ट में लिखा है सेक्शन 30 का ऑफेंस। अब सेक्शन 30 पढ़ाऊंगा आगे क्या होता है। सेक्शन 30 का ऑफेंस अगर आपने कमिट कर दिया तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। एक बार पार्टनर का डिस्क्वालिफिकेशन था वी, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या था? इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और दूसरा एप्लीकेशन टू बी एडजुडिकेटेड एज, और एप्लीकेशन इज पेंडिंग। यहां पर है 30 सिम, 30 सिम। एस हो गया किसके लिए? सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर या मेड कॉम्पोजिशन विद देम, इंसॉल्वेंट। पिछला 5 साल में कभी भी आप इंसॉल्वेंट था, पिछला 5 साल में आप सस्पेंड कर दिया पेमेंट टू क्रेडिटर या मेड कॉम्पोजिशन विद देम। और एम से क्या आया? मॉरल टर्पिट्यूड, ऑफेंस कमिट किया इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, और 6 महीने या उससे ज्यादा का आपको इंप्रिजनमेंट करार दिया गया है। और लास्ट में सेक्शन 30 के अंदर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है। सिम 30 क्लियर है? यहाँ तक पूरा क्लियर है? पहले इसको लिख लो, फिर आगे लिखा के डिस्कशन चलते हैं। 5 साल क्रेडिटर और इंसॉल्वेंट आज से 5 साल पहले तक का देखेगा, और मॉरल टर्पिट्यूड वाला केस में ऑफेंस 6 महीने या उससे ज्यादा कोर्ट ने सजा सुनाई। ये जब जो बेसिक बेसिक वाला चीज भी है ना, एलएलपी का क्या एडवांटेज होता है, ये नहीं, वो सब भी हम लिखवा देगा, चांस नहीं लेते। ये सब चैप्टर में हमको पूरा मार्क्स चाहिए। इसमें प्लास्टिक वाला, हाँ प्लास्टिक भी कॉमन है पूरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी प्लास्टिक से ही चेप देना पूरा, अब मैं लिखा दूंगा वो।
सेक्शन 13 जस्ट इसके सेक्शन 30 जो है ना, जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है, अभी लिखा के फिर पढ़ा दूंगा। ये चैप्टर से वैसे अगर आप पूरा पेपर में देखो तो 8 to 10 मार्क्स तो रहता ही है, लेकिन इस बार ज्यादा आना चाहिए क्योंकि अमेंडमेंट है काफी। आपका 60 मार्क का पेपर है ना, 10 मार्क्स तो कम से कम रहते ही और इस पर ज्यादा आना चाहिए। हाँ तो 60 के हिसाब से बता रहा हूँ। नहीं इंग्लिश करो यार, इंग्लिश करो, सीरियसली बोलो इंग्लिश करो, बिकॉज इंग्लिश कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता ना बाय बर्थ हम लोग का, तो वी नीड टू फोकस ऑन इंग्लिश। आप लोग अपना इंस्टीट्यूट का भी स्टडी मटेरियल देखना मत, कोई भी मत देखना, क्योंकि जैसे रेजिडेंट है वो पहले 182 होता था, पुराना चीज ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा नोट से पढ़ना है एलएलपी तो। हो गया। इसमें एक चीज और ऐड करा देता हूँ, जो अमेंडमेंट का पार्ट है यही ऐड करा देता हूँ, इजी होगा। जो लोग मोबाइल से देख रहे हैं
वो ये पॉइंट एक ऐड करना ध्यान रखना, ठीक है। पनिशमेंट कौन सा मतलब? फॉर फ्रॉड, क्रिमिनल और सिविल? एक मिनट, एक मिनट रुको ना तुम लोग। क्या? हाँ, अप टू 5 years एंड नहीं, मैं एक्चुअली मार्क कर रहा हूँ कि कौन कौन सा मैंने पूरा पूरी इसके हिसाब से लिखा दिया।
ये लिखे वापस कंटिन्यू, मतलब बेटा समझा नहीं दीदी माँ। ये लिखने बाद पीडीएफ से कंटिन्यू। हाँ तो यहाँ तक हो गया सबका। ये लिखो। कौन सा? हाँ ने आज खत्म नहीं करी, जितना होता है। घर से हमको विश्वास नहीं है। हाँ ठीक है, जो घर से लिखेगा तो आते टिटा लो अभी, बाकी लोग लिख लो। यहां तक हो गया। अभी ये लिख स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्या लिख लिया? क्या इतना क्या पूरा वेरी गुड। तू अभी तक नहीं लिखा पीछे वाला? हो गया, हो गया। हर स्टोरी में टैग कर देता है, कोई फालतू हीरो लगा के टैग कर देता है, तो इस टाइम में देखता है। जाने क्या? कितना कितना क्या कॉलेज कोई कॉलेज तो तेरा बंद है? चलो आज लिखवाई देते फिर, समझाएगा किसी को लिखा। रजिस्टर्ड ऑफिस नीचे लिखा है रजिस्टर्ड ऑफिस। बाई चांस को समझाया भी तो हम कल रिकैप कराते।
क्या ये खत्म हो गया ये लिखना? लिखवाने का हम सोच रहे हैं फिर आज ही करवा देते ना, कितना है और पेज? वो थोड़ा है, नहीं पूरा नहीं लिखता, जितना अभी लिख सकता है, हड़बड़ी नहीं है, आराम से। ये पेन को वापस दे। अभिषेक, अमेली, विश्वजीत, विश्वजीत ऑनलाइन है, चैतन्य, देवश्री, ध्रुव, ध्रुव जैन। ध्रुव आप दो ध्रुव जैन है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, कौन से वाले हो? हम ऑनलाइन है भैया। ऑनलाइन, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं ऑनलाइन मोड में आपने लिया ना, ठीक है ठीक है। ओके, ध्रुव जैन एब्सेंट, दीक्षा प्रेजेंट, हर्ष, जानवी, काव्या, काव्या है, किंजल आई है, कोमल आई है, कृष्णा, कृतिका एब्सेंट है ना अभी तक, शी इज नॉट एट ऑन, ठीक है। मानसी प्रेजेंट, अशरफ प्रेजेंट, मीत, मीत एब्सेंट है ना, नबिंदु आया है, नमन बैद आया है, नमन जैन आया है, नील, नेहल आया है, निखिल एब्सेंट, निखिल, पद्माक्षी, प्रशांत मिश्रा, प्रतीक्षा आई है, हाँ तेरे दिए, पुलकित गायब है, पुनीत वैद, पूरव, पूरव एब्सेंट है, पूरव ऑनलाइन है, सॉरी सॉरी, राहुल आया है, रिद्धिमा प्रेजेंट ऑनलाइन, ऋषभ, ऋषभ, दिशिता, रोशन ऑनलाइन, रोशन ऑनलाइन, तान्या ऑनलाइन, शिवानी एब्सेंट, हाँ प्रेजेंट दिया आपको बेटा, तान्या, शिवानी एब्सेंट, सिद्धि, सिद्धि एब्सेंट है ना, स्नेहा, सुनिधि, तथा, उज्जवल, उन्नति, उन्नति, वेनु, विष्णु, दानिश, दानिश एब्सेंट ऑनलाइन, सत्या, आदित्य, अनामिका, आयुष, भावना,
हर्ष, खुशी प्रेजेंट, मानवी, चाहिए तो ऑनलाइन, मानवी एब्सेंट, मीनल, मुदित, मुदित, पलक, प्रणय, प्रणय है, श्रव्या, वर्षा, वरुण, विवेक। ओ मैडम, एक बार फिर से नाम बता। बी ए, BANYA, VANYA। प्रेजेंट है ना आज आप? हाँ? हाँ प्रणय, आपको एप्स प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ ये हटा दो। जेल मत लिखो, इम्प्रिजनमेंट लिख दो। कंपनीज एक्ट में एक स्मॉल कंपनी आया है, बस उतना ही कराना है, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है आप लोग के एग्जाम के लिए। भैया पॉइंट 14 तक पीडीएफ से लिखना है। हाँ बेटा पीडीएफ से लिख लो, पूरा ही पीडीएफ लिखना है। अभी मैं सबको दिखा के आज लिखने वाला काम कंप्लीट करा देता हूँ। पूरा पूरा लिख ही लेना, तो फिर सारा इसी से लिखाएगा, फिर जो भी नेक्स्ट है वो नेक्स्ट से लिखवाना शुरू कर देगा। आज पुनीत बहुत धीरे लिख रहे हैं। हाँ जेल को काट के imprisonment, जेल भी लिखा है तो कोई गलत नहीं है। पुनीत बेटा आज क्या हो गया, धीरे धीरे लिख रहे इतना, संगति का असर। ए तो उससे दूर रहे। हो गया।
यहाँ पर एक छोटा सा चेंज किया है, इम्प्रिजनमेंट लिखा है, जेल लिखा भी तो कोई गलत नहीं है, मतलब पीडीएफ में जेल लिखा हुआ था, हम यहाँ इम्प्रिजनमेंट लिखा है, तो कोई गलत नहीं है वैसा, तुम लोग जेल भी लिखा है तो हाँ पूरा पीडीएफ ही लिखना है बेटा, जब तक नीचे करते जा रहे लिखते जाना है। आपको घर पे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप घर पे लिख लेना, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, यही पीडीएफ लिखना है, ठीक। पूरा चैप्टर इसी पीडीएफ है। और जो एक्स्ट्रा लिखाना है वो इसके बाद ही लिखा देगी नंबर पे। और देखो हमको मालूम है आधा से ज्यादा लोग घर पे लिखने वाला प्राणी नहीं है, इसलिए तुम लोग जो बाकी लोग घर पे नहीं लिखने वाला प्राणी है चुपचाप अभी लिख लो। बेटा आप क्यों नहीं लिख रहे नवेंदु? हाँ सुन नहीं रहे क्या? बड़ा दुख भरा दास्तान है। अबे तो बाजू वाला से देख ले, बस क्लास भी खत्म ही होने वाला है, 10 मिनट का ही और है। हाँ तो मना किया कि घर पे जिसको लिखना है घर पे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम एक टॉपिक ये नेम तक लिखाएगा, लास्ट नेम ऑफ एलएलपी, तो जो घर में लिखना चाहता हो 12 नंबर तक घर में लिख लेना। बेटा वो रेड वाला इस पे कर दीजिए। हाँ लेफ्ट में ये लिखना है, रेड वाला साइड राइट में इसका कुछ नहीं।
Every LLP shall have either the words limited liability partners or acronym LLP. Acronym. कौन सा पॉइंट 11 प्रॉब्लम तो एडमिट देने के टाइम में नौटंकी कर सकते हैं बस नहीं फालतू रिस्क मत लो, फोन करके बात कर लो। आज सैटरडे है ना, मुश्किल है, मंडे को ट्राई करने एक बार। नीचे ओ किट्टी पार्टी, ये लिखना हो गया 11 तक। पर क्लास खत्म नहीं हुआ है, शांति। LLP PDP, वो डीपी का अलग लग रहा ना। रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम, ये चेंज ऑफ नेम, ये CGS रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के CGS।
तेरे साइड वाला थैंक यू। जिसका हो गया 12 तक छुट्टी। भैया 13 भी लिख ले, आप कुछ लिखो नहीं, 12 तक ही लिखो आज, इतना ही 12 तक ही आज। हाँ, डाउट जिसका है अभी 2 मिनट रुको, अभी डाउट ले लेगा आफ्टर क्लास। क्लास इतना ही है, थैंक यू।